हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फर्स्ट जो लेक्चर था, फर्स्ट जो मॉडल सेट था वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज सेकंड मॉडल सेट हम लोग देखेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। इसका सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है औपचारिक संप्रेषण का क्या अर्थ है। आपको मालूम होना चाहिए कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा संदेश वहाँ जहाँ पे सिस्टम से सारी बातें जाती है। जैसे सरकार सरकार के पास कौन सा संदेश पहुँचता है, अगर आपको प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना है तो डायरेक्ट पीएम को लिख देंगे। एक सिस्टम बना, वो उसी सिस्टम से आप जाएंगे। तो वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जब सिस्टम किससे जाता है। और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संप्रेषण, जो अभी फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे होता है। नहीं बोलता रातों रात वायरल हो गया, तो वायरल क्यों हुआ? इनफॉर्मल, कोई कहीं से भेज दे रहा है। और गलत कंटेंट, जितने गलत कंटेंट होते हैं, जितनी गलत संदेश होते हैं, गलत संदेश इनफॉर्मल होते हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं। और जो सही संदेश होता है वो सिस्टमेटिक जाता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है कि ऐसा कम्युनिकेशन जो एक सिस्टम से जाता है, जिसका एक वे दिया हुआ है, जो एक रास्ता तय किया है, उसी रास्ते से जाएगा। जैसे आपको अगर कोई मैसेज भेजना है तो कैसे भेजेंगे? प्रधानमंत्री को कोई मैसेज अगर जनता तक भेजना है तो कैसे भेजेंगे? हालांकि जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो दो तरीका है, औपचारिक घोषणा भी है और अनौपचारिक भी है। वो सोशल मीडिया पर भी आके बोल देते हैं, और औपचारिक मतलब वो चिट्ठी लिख के अपने डीसी को बोलते हैं। तो दोनों तरीके से वो कम्युनिकेट कर लेते हैं ताकि जनता तक तेज़ी से पहुंच जाए, बाद में सरकार अपने ही सिस्टम से चलता रहे। नेतृत्व का अर्थ क्या है? तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति अपने जूनियर्स को लीड करता है, अगर कोई व्यक्ति अपने जूनियर्स का नेतृत्व करता है, उसकी उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, तो ऐसे स्किल को, जो एक मान लो 50 लोग अगर आपके नीचे काम कर रहे हैं, तो 50 लोगों को आप लीड कर रहे हो, आप 50 लोगों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हो, आप बता रहे हो कि क्या काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। तो ये माना जाएगा कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। लीडरशिप क्वालिटी अपने जूनियर्स को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी है। नेतृत्व क्षमता अपने अधीनस्थों को प्रभावित करने की क्षमता है। जहाँ पे आप अपने जूनियर्स को प्रभावित करते हैं अपने क्वालिटी से, अपने डिसीजन मेकिंग से, अपने पर्सनालिटी से, तो वो लीडरशिप है। बोलता है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? आलोचनात्मक सोच। बहुत लोगों के अंदर आलोचनात्मक सोच होता है, यानी कोई भी काम करोगे ना, वो आलोचना जरूर करेगा, क्रिटिसिज्म जरूर करेगा। तो एक ऐसा पर्सनालिटी में के अंदर, बहुत लोगों के पर्सनालिटी में ये कूट कूट के भरा हुआ है। तुम उसको कुछ भी खिला दो, तुम्हारे घर में 56 भोग खिला दिया, सारा मिठाई ला के खिला दिया, सब कुछ खिला दिया, और एक अगर रसगुल्ला सफ़ेद कलर का नहीं खिलाया, तो जितना खाया उसके बारे में नहीं बोलेगा कि ये बहुत अच्छा था, बोलेगा कि सफ़ेद रसगुल्ला नहीं था। तो ये आलोचनात्मक सोच होता है लोगों का, क्रिटिकल थिंकिंग होता ही लोगों का। आप कुछ भी कर लो, बदल नहीं सकते। समय प्रबंधन क्या है? टाइम मैनेजमेंट। तो अच्छा पर्सनालिटी के लोग वो होते हैं जो टाइम को मैनेज करते हैं कि हमको किस समय में क्या करना चाहिए, तभी वो वर्क लाइफ बैलेंस बना पाएंगे, यानी काम भी कर पाएंगे और जीवन भी जी पाएंगे। इसके लिए आपको टाइम मैनेज करना होगा, समय प्रबंधन करना होगा कि कितना समय हम किस काम के लिए दें, और जिस काम के लिए जितना समय देंगे, अगर वो काम करेंगे उतने समय में, तो आप दोनों को, वर्क को और लाइफ को, दोनों को बैलेंस कर पाएंगे। देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आ गया। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होगा जो जिसका कोई रास्ता तय नहीं है, जिसका कोई डायरेक्शन ही डिसाइड नहीं किया। जैसे जितने सोशल मीडिया पर आप जाते हैं, एक फेसबुक में पोस्ट डाल देते हैं, इंस्टा में पोस्ट डाल देते हैं, यूट्यूब में डाल देते हैं, ये इनफॉर्मल है, वायरल हो जाएगा रातों रात। मतलब इतने तेज़ी से फैलता है, जिसका कोई पाथ नहीं है, कोई रास्ता डिसाइड नहीं है। तो ऐसे कम्युनिकेशन को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आलोचनात्मक सोच और मानव संसाधन के बारे में बताइए। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? तो बहुत सारे लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होता है। हर जगह आलोचना करेगा, वो हर जगह आपकी कमी ढूंढेगा। खास करके जब सरकार की बात करें तो विपक्ष वाला जो लोग है ना, सरकार में बैठा हुआ जो विपक्ष का लोग है, उसके अंदर यही रहता है, आलोचनात्मक सोच। सरकार कुछ भी करे, सरकार कुछ भी करे, उसको, उसका काम है आलोचना करना। सरकार की आलोचना करना ही उसका काम है। वो कभी सरकार के साथ बोल, उसके लिए अच्छा बोल ही नहीं सकता। तो यही है यहाँ। जैसे आप अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन करिए, प्रशिक्षण और विकास प्रदान कीजिए, एक सहायक वातावरण बनाइए, और विविधता और समावेशन को प्रोत्साहित करिए। ये सारे काम आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम क्रिटिकल थिंकिंग से आगे आए। तो ये सब चीज़ को देखिए, क्योंकि अगर कोई बोल रहा है मेरे बारे में कि ये भैया सब कुछ ठीक है लेकिन काला है, तो क्रिटिकल थिंकिंग हमारा ये कहता है कि अगर हमारे बारे में कोई बुरा बोल रहा है तो हमको उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने प्रेजेंट सिचुएशन को जानना पड़ेगा, कभी हम हैं क्या, लोग बोल रहा है तो आखिर कमी होगा तब ना बोल रहा है। दूसरा क्या है, प्रशिक्षण और डेवलपमेंट के ऊपर हम जो अगर कमी है उसका ट्रेनिंग लेंगे, उसको डेवलप करेंगे, तो ये सारे काम हम कर सकते हैं।
अब लिखा है औपचारिक और अनौपचारिक संदेशवान में अंतर। तो देखिए यहाँ पे अंतर दिया हुआ है कि यह संदेशवान की सिस्टमैटिक मतलब सही विधि है। सही विधि नहीं बोल सकते, इसके अंदर क्या होता है, सिस्टमैटिक सारा काम होता है, इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं रहता। यहाँ लिखा है कि यह उस संप्रेषण को संबोधित करता है जो आदेश की आधिकारिक श्रृंखला के भीतर होता है। नहीं, एकदम सिस्टम है कि ये इसको ऑर्डर देगा, ये इसको ऑर्डर देगा, ये इसको ऑर्डर देगा, ऐसा इसमें इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, कोई किसी को भी ऑर्डर दे सकता है। यानी आप बोल सकते हैं कि इसका ऐसे चलता है कम्युनिकेशन। इसका कम्युनिकेशन ए अपना मैसेज बी को भेजेगा, बी अपना मैसेज सी को भेजेगा, सी अपना मैसेज डी को भेजेगा, इस तरह से एकदम सिस्टम से चेन से बना हुआ। तो समय लगता है, ए मैसेज भेजेगा तो बी उसको पढ़ेगा समझेगा, फिर अपना मैसेज बी सी को भेजेगा, फिर सी उसको पढ़ेगा समझेगा, फिर यहाँ भेजेगा। और इसमें क्या है, इसमें ए अगर अपना मैसेज भेजा तो एकदम ऐसे वायरल होता है, बी सी डी ई, और फिर ये भेज दिया ऐसे मैसेज, ये भेज दिया ऐसे मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते चला जा रहा था, एकदम वायरल हो जाता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से वायरल होता है, इस तरह से कम्युनिकेशन होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरल हो जाना। मार्ग, इसका पहले से एक मार्ग फिक्स रहता है कि इसी चैनल में भेजा जाएगा, जबकि इसका मार्ग अस्थापित रहता है, पता ही नहीं रहता कैसे वायरल होगा। सो स्रोत की पहचान, इसके स्रोत की पहचान की जा सकती है, यानी ये कहाँ से मैसेज आया ये पकड़ सकते हैं आप, क्योंकि एकदम सिस्टम से आता है तो पकड़ सकते हैं कि कौन इसको भेजा है। लेकिन इसका कोई स्रोत पता ही नहीं चलता है, कौन वायरल कर दिया, कौन डाल दिया और कहाँ से वायरल हो गया रातों रात, पता ही नहीं चलता। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कार्यकलाप की जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है। इसमें जितने भी कार्यकलाप होते हैं, जितनी भी एक्टिविटी होते हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होता है कि अगर कोई गलती हुई है तो यहाँ से गलती हुई, यानी यहाँ पकड़ सकते हो कि गलती कौन किया। और यहाँ आप नहीं कर सकते हो ना, सोशल मीडिया में गलत चीज़ को, वीडियो सही था उस वीडियो को एडिट करके और लोग वायरल कर देता है, और फिर हम खुद नहीं ढूंढ पाते कि कौन ऐसा किया है, क्योंकि इसका सोर्स नहीं पता चलता, इसकी जिम्मेदारी नहीं पता चलती। इसका नेचर कठोर होता है, एकदम फिक्स होता है रास्ता, उसी रास्ते से आएगा, जबकि उसका लोचपून होता है, रास्ता बदल भी सकता है। अच्छा, दुनिया किस पर विश्वास करती है, फॉर्मल वाले पर या इनफॉर्मल वाले पर? तो बोलता है विश्वसनीयता, इस पर लोग विश्वास करते हैं। फॉर्मल वाले पर लोग विश्वास करते हैं कि नहीं ये सिस्टमेटिक होगा, लेकिन इस पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए देखिएगा बहुत सारा आप यूट्यूब और सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीज़ देखते हैं जिस पर आप खुद विश्वास नहीं करते कि नहीं ऐसा ही नहीं होगा, कोई तो गलत किया, एडिट कर दिया इसको। स्पीड, इसका स्पीड स्लो होता है जबकि उसका स्पीड फास्ट होता है, एकदम वायरल होता है तेज़ी से। प्रवाह की दिशा, बोलता है इसका एक स्थापित शेड है, एक तरीका है, डिज़ाइन दिया गया है, उसी डिज़ाइन में ये फ्लो होता है, सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम से जाएगा। और इसका कोई आकृति है ही नहीं, क्योंकि ये वायरल होता है तो इतना तेज़ी से भागता है कि इसका कोई शेप नहीं। कार्य क्षेत्र, इसका कार्य क्षेत्र लिमिटेड होता है, लिमिटेड एरिया होता है, जबकि इसका अनलिमिटेड एरिया है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कितने लोगों तक पहुँच सकता है। अब हम चलते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में सबसे पहले संप्रेषण के प्रकार के बारे में व्याख्या की जाए, तभी तो हम लोग पढ़े फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो ऊपर में तो हम लोग उसका अंतर देख लिए थे, देख लीजिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब कभी कभी ऐसा होता है जब अधिकारी जो है अपने से खाली जूनियर को बोलता है ऐसे बस, इस तरह से कम्युनिकेशन खाली आ सकता है। ठीक है, अपवर्ड मतलब खाली जाता है, संदेश खाली जाता है ऊपर, अपवर्ड कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल मतलब ऐसा कम्युनिकेशन, जैसे मान लीजिए हजारीबाग के डीसी, रांची के डीसी, हजारीबाग लिखे तो ना, हजारीबाग के डीसी, रांची के डीसी, धनबाद के डीसी, अब सब तो डीसी है नहीं, यानी सेम पद पर है, तो एक ही पद के लोग अगर आपस में बातचीत करेंगे तो हॉरिजेंटल हो जाएगा। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन ऐसा भी होगा, लेकिन वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या है कि ऊपर भी मैसेज जा सकता है, नीचे भी मैसेज आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे खाली बॉस ऊपर से भेजता है, यहाँ पे जूनियर ऊपर नीचे से ऊपर भेजता है, ये तो हो गया समान एक ही पद पर रहने वाले लोगों के बीच में कम्युनिकेशन। और ये हो गया कि ऊपर नीचे दोनों चलता है। और ये हाँ इनफॉर्मल में अफवाह, र्यूमर समझते, अफवाह फैलता है, बहुत तेज़ी से वायरल होता है। ये होता है अंगूरी तरह, अंगूर कैसे होता है लच्छा बना हुआ, वैसे जैसे यहाँ देखिए, बहुत सारा अंगूर का लच्छा ऐसे ही बनता है ना। जितना बनाना बना दो, सब सब इसी तरह से अंगूर जैसा बनेगा। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो इतने सारे तरीके होंगे कम्युनिकेशन इनफॉर्मल के। अब उसी को यहाँ अलग से लिख दिया है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। तो जिसका मार्ग पहले से निर्धारित होता है, निश्चित होता है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। इसका लाभ क्या है, तो यह आधिकारिक होता है, मतलब सिस्टमेटिक होता है। जिम्मेदारी निर्धारित करना आसान होता है, ये व्यवस्थित होता है। अभी सब सब कुछ हम लोग अंतर में पढ़ चुके हैं। औपचारिक की सीमा क्या है, इसमें अधिक समय लगता है, काम का अधिभार रहता है, सूचना
विकृत हो सकती है, इसमें इन्फॉर्मेशन को डिस्टर्ब किया जा सकता है। और इनफॉर्मल तो खैर ऐसा है जिसका कोई रास्ता ही तय नहीं है, ये कहीं भी गुजर जाता है। और इसका लाभ क्या है? ये जानकारी तेज़ी से लोगों तक फैलाता है, यह लोचपूर्ण है, सामाजिक संतुष्टि प्रदान करता है, प्रक्रियाओं को जानने में सहायक करता है और आधिकारिक संप्रेषण के मार्ग की कमियों को दूर करता है। अगर हम बात करें औपचारिक संप्रेषण की सीमा, तो जानकारी का स्रोत पता ही नहीं चलता कहाँ से ये जानकारी आ रहा है। दूसरा, जिम्मेदारी को निर्धारित नहीं किया जा सकता, यह विश्वसनीय नहीं होता, लोग इस पर विश्वास नहीं करता, यह अफवाह ज़्यादा फैलाता है और संदेश विकृत हो सकते हैं, मैसेज को तुरंत चेंज किया जा सकता है, यानी बोला कुछ और गया है और दिखाया कुछ और जा सकता है, तो संदेश को यहाँ पे तेजी से चेंज किया जा सकता है, विकृत किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व क्या है? नेतृत्व क्या है, इसकी विशेषता और महत्व बताइए। तो नेतृत्व का मतलब लीडरशिप क्वालिटी, एक नेता के अंदर जो क्वालिटी होता है अपने जूनियर्स को प्रभावित करने का, एक नेता के अंदर अपने अधीनस्थों को प्रभावित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग नेतृत्व बोलते हैं। तो नेतृत्व संगठनात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि के प्रति स्वैच्छिक बनाकर लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। नेता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समूह में सभी लोगों पर अपना प्रभाव इस प्रकार डालता है कि वे सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्ण उत्साह और पूर्ण क्षमता के साथ काम करें। नेतृत्व का परिभाषा भी है, नेतृत्व आत्मविश्वास और उत्साह के साथ काम करने के लिए अधीनस्थों को प्रेरित करने की एक प्रबंध की क्षमता है। आगे लिखा है, नेतृत्व पारस्परिक लक्ष्यों हेतु स्वेच्छा से प्रयास करने के लिए लोगों को प्रभावित करने की क्रिया है। अब नीचे लिखा है कि फीचर्स क्या है लीडरशिप का। तो लीडरशिप का फीचर, सबसे पहले नेतृत्व का जो विशेषता है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व की आवश्यकता होती है। जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व की आवश्यकता होती है। नेतृत्व एक निरंतर प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है। एक नेता के रूप में एक प्रबंधक की सफलता अधीनस्थों द्वारा उसके नेतृत्व की स्वीकृति। अगर एक मान लो हम नेता बन गए, हम सफल हो रहे हैं ना, तो मेरा जो जूनियर है वो हमको ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, हमको ज़्यादा, मेरा फॉलोवर बढ़ेगा, लोग हमको ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन हम नेता के रूप में सक्सेस नहीं कर पा रहे तो मेरा फॉलोवर कम होगा। तो आपका नेतृत्व कैसा है ये आपको देखना है। अपने अधीनस्थों के बीच उचित अनुशासन बनाए रखना है। एक नेता का काम है कि अपने जूनियर्स के बीच हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करना है। नेतृत्व नेता और अनुयायियों के बीच पारस्परिक संबंधों को इंगित करता है। नेतृत्व क्या करता है कि नेता और जूनियर जो उसके होंगे उसके बीच में एक संबंध बना के रखता है। नेतृत्व दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता है। लीडरशिप एक ऐसा क्वालिटी का आप दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर लेते हो, दूसरे को कैसे आप प्रभावित कर लेते हैं। नेतृत्व दूसरों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश है, कि एक नेता यही चाहता है कि दूसरे के व्यवहार में पॉजिटिव चेंज आए। और नेता क्या करता है, जो भी लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए अपने जूनियर के साथ मिलकर काम करता है। नेतृत्व का महत्व क्या है, तो संस्था के सदस्यों का सहयोग सुनिश्चित करना। भाई एक नेता क्या करता है, अपने जितने मेंबर्स हैं सबका सपोर्ट लेता है। दूसरा, कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित करता है, जितने भी वर्कर्स हैं उनके बिहेवियर को इफेक्ट करता है। जो हमारे जूनियर काम कर रहे हैं उसका व्यवहार चेंज होगा नेता के कारण। अच्छा नेता अपने जूनियर के व्यवहार को चेंज करता है। कार्य संतुष्टि में वृद्धि करता है। एक अच्छा नेता जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करता है। एक अच्छा नेता आत्मविश्वास उत्पन्न करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करता है। एक अच्छा नेता सामूहिक एकजुटता को बढ़ाता है और एक अच्छा नेता अभिप्रेरणा और मनोबल को बढ़ाता है। अब आगे है, नकारात्मकता से निपन करने के लिए क्या क्या रणनीति हो सकती हैं। नेगेटिव चीज़, बहुत बार ऐसा होता है कि नेगेटिविटी लोगों के अंदर ज़्यादा फैल जाता है। तो नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जिससे नेगेटिविटी से बाहर, क्योंकि एटीट्यूड में बहुत अलग चीज़ है। जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो बहुत लोगों के अंदर ये नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी बहुत लोगों के अंदर, हर चीज़ में नेगेटिव, हर चीज़ में नेगेटिव, कैसे इससे निकला जाए बाहर। तो यहाँ लिखा है, नकारात्मकता से निपटना या नकारात्मक विचारों, भावनाओं, स्थितियों को प्रबंधित करने और उससे निपटने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ रणनीति दी हुई। आपको जागरूक रहना चाहिए। अगर नकारात्मकता से निकलना चाहते हैं तो जब नकारात्मक उत्पन्न हो तो उसे पहचाने और उसके स्रोत को पहचाने। जब नेगेटिव चीज़ें मेरे दिमाग में आए तो पहचानिए कि आया कहाँ से। अगर हम पहचान गए कि कहाँ से आया, फिर उसके सही चीज़ को जानेंगे कि इसका एक्चुअल चीज़ क्या है, फिर हम पॉजिटिव होंगे। बहुत बार नेगेटिव हो जाते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ को जाने बगैर हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले उसके सोर्स को पहचानिए, उसके विचार को पहचानिए और सही सच्चाई तक जाइए, तब आपको सही चीज़ पता चलेगा। इसलिए सबसे पहला बोलता है अवेयरनेस आप रखिए। नकारात्मक विचारों को चुनौती दीजिए कि आओ तुम नेगेटिव चीज़ हमसे पूछो, हम उसको पॉजिटिव करेंगे। तो चैलेंज आपको लेना होगा और उसको पॉजिटिव बनाना होगा। कृतज्ञता का अभ्यास करें, हमेशा प्रैक्टिस करें
कि ग्रेटिट्यूड दे, कृतज्ञ हो जाए किसी का, अपने आप नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। नेगेटिविटी खत्म करने का एक तरीका है कृतज्ञ हो। कृतज्ञ मतलब कोई भी चीज़ बोला ना तो उसको अच्छा चीज़ बताए। जैसे मान ली कोई हमको पानी पिलाए तो धन्यवाद बोल दिए कि बहुत अच्छा, बहुत आप पानी पिलाए। तो ये जब आपके अंदर आने लगेगा ना, जब आप कृतज्ञ हो गए, किसी के सामने झुकना शुरू कर दीजिएगा, धन्यवाद देना शुरू कर दीजिएगा, तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिक खत्म होना शुरू हो जाएगा। और क्या करेंगे नेगेटिविटी खत्म करने के लिए? तो माइंडफुलनेस करना होगा, सचेतना जिसको बोलते हैं, मतलब अपने दिमाग को शांत करना होगा, दिमाग को हमेशा ठंडा रखना होगा। उसके लिए 2-3 आप लोग, इसके लिए तो एक्सरसाइज भी आता है जिसको हम लोग मेडिटेशन बोलते हैं। ठीक है, आराम से आंख बंद करके सांस ऊपर और नीचे लीजिए और 10 मतलब 5 मिनट 7 मिनट जितना कर सकते हैं मेडिटेशन कीजिए। यहाँ लिखे खुद को केंद्रित करना, तनाव कम करने के लिए ध्यान करना, गहरी सांस लेना, ये सब थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं आप। एक्सपोजर को नकारात्मकता तक सीमित रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो दिखा रहे हैं तनाव, टेंशन, वो उसको अपने एक्सपोजर में ना आने दें। यानी हम जब खड़े होते हैं, हमारा जो बोलने का तरीका, उसमें कभी भी नेगेटिविटी नहीं आए। हमारा बोलने का तरीका, हमारा खड़ा होने का तरीका में नेगेटिविटी आई ही नहीं, क्योंकि अगर नेगेटिविटी आएगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहना है ताकि हम लोग हमेशा सकारात्मक रहे। समर्थन खोजें, जब आप कोई काम कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपको कौन सपोर्ट कर सकता है, उसका सपोर्ट ढूंढिए, तब आपका नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा। जैसे मान लिया हम बहुत कुछ सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, और उसी समय कोई आपको सपोर्ट कर देता, लगता नहीं नहीं होगा, एक आदमी तो अच्छा समझ रहा है। खुद की देखभाल करें, सेल्फ केयर करें, अपने शरीर को फिजिकल, मतलब ये सब चीज़ ठीक करना होगा। अच्छा नींद लीजिए, अच्छा आनंद लीजिए, आत्म देखभाल को बढ़ाइए, और उसके बाद अपने शरीर पे, अपने भावना पे, अपने मानसिक स्वास्थ्य पे ज़्यादा समय दीजिए। ये सब काम आपको करना होगा। सीमाओं का निर्धारण कीजिए, आप ये तय कीजिए कि क्या करना है और कहाँ तक करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। बहुत सारा चीज़ है, जैसे झुकना भी है सबके सामने, ठीक है, रिस्पेक्ट देना, लेकिन एक लिमिटेड है, लिमिटेशन है ना, उस लिमिटेशन को आप सेट करिए, भाई इससे ज़्यादा नहीं, हम इतना करेंगे, इतना ग्रेटिट्यूड हम दिखाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। समाधान पर ध्यान केंद्रित करना, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका सोल्यूशन ढूंढना है, नेगेटिव नहीं होना, उसका सोल्यूशन ढूंढना है कि एक्चुअल में सोल्यूशन है क्या, है ना, एक्चुअल में समाधान है क्या, वो ढूंढना होगा। और जितने भी नकारात्मकता आपके पास है उससे निपटना होगा, तभी आप इस प्रॉब्लम से दूर आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन, अपने कार्य जीवन संतुलन को कैसे सुधारे? एक व्यक्ति अपने वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे सुधारे? काम भी करना है, हर व्यक्ति के पास ये प्रॉब्लम है, काम भी करना है और जीवन का आनंद भी लेना है, क्योंकि जीवन तो 60-70 साल का है। और अगर हम यह भी आनंद नहीं लेंगे तो बुढ़ापे में क्या करेंगे, मरने के बाद क्या करेंगे? पैसा तो यहीं छोड़ के चल जाएंगे। नहीं बोलता है कि पैसा तो यहीं छूट जाएगा यार, आनंद लो, जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, उसको समझो ना। जीवन का मतलब खाली भोग विलास नहीं है कि शादी विवाह कर लिया और भोग विलास कर रहे हैं। जीवन का मतलब कुछ और है, तो आप समझ ही नहीं पाए। बहुत आदमी ऐसा है जो जन्म लिया मर गया, उसको पता ही नहीं कि हमको ये जिंदगी मिला क्यों था। कुछ लोग ये बोलता है कि जिंदगी तो अभिशाप था, जब जन्मे तब से गरीबी 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 झेलते रहे, जब बड़े हुए तो कंधे पर घर की जिम्मेदारी आ गई, और ऐसे जिम्मेदारी आई कि उसको पूरा करते करते जीवन खत्म हो गया, पता ही नहीं चला, कुछ भी नहीं कर पाए जो जीवन का असली मकसद था। तो आपको अपने वर्क लाइफ बैलेंस को समझना पड़ेगा कि भैया ऊपर वाला भेजा है, काम भी कीजिए, काम भी जरूरी है, और अपने जीवन को जीना भी जरूरी है, अध्यात्म भी जरूरी है, अपना शरीर को देखना भी जरूरी है। यानी आपका पूरा टाइम फिक्स होना चाहिए कि हम ये 2 घंटा अपने शरीर के लिए देंगे, उसमें हम फिजिकल फिटनेस के ऊपर आपका ध्यान देंगे, खान पान के ऊपर ध्यान देंगे, मेडिटेशन के ऊपर ध्यान देंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर ध्यान देंगे। उससे हमारी उससे क्या होगा, पर्सनालिटी बढ़ेगी। बहुत पैसा कमाने वाला आदमी देखिएगा, पर्सनालिटी अजीब लगेगा, ये वाला एकदम निकल गया, ऐसा लगता है 9 महीना हो गया भैया। पर्सनालिटी ही नहीं है, पर्सनालिटी दिखना चाहिए कि हाँ ये बंदा में दम है। काम भी करेंगे, 8 घंटा काम है तो 8 घंटा काम करेंगे, पर्सनालिटी के ऊपर जो काम करेंगे तो हम किसी का नहीं सुनेंगे। यानी आपने समय को बांट रखा है कि इस समय हम ये करेंगे, इस समय ये करेंगे, तभी आप जीवन को जी पाएंगे। तो वही ये लिखा है, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो कैसा है। तो यहाँ पे दिया है वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे सुधारे। तो देखिए सुधारने के लिए यहाँ कुछ तरीका दिया हुआ है, 12 तरीका दिया हुआ है। सबसे पहले आगे की योजना बनाइए कि हमको क्या करना है, प्लान तो होना चाहिए ना, तभी तो बैलेंस कर पाओगे। अपने दिमाग के काम करने के तरीके को अपना, मतलब जैसे आपको काम, जैसे मान लीजिए हम योजना मान लीजिए कि हमको ये 2 घंटा ये करना है, 2 घंटा जैसे सुबह मान लीजिए 6 से 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हम अपने फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद आगे 7 बजे हमको रेडी होना है, नहाना है, रेडी होना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, पूजा पाठ करना, जो भी आपको करना है कर लीजिए। उसके बाद आप चले गए अपने काम में, फिर काम में लगे, दोपहर में आए, शाम में हम 4 बजे के बाद या 6 बजे के बाद फैमिली के लिए रहेंगे, वहाँ पे हम फैमिली के टाइम देंगे। सब कुछ अगर आप सिस्टमेटिक करते हैं तो मज़ा आता है काम करने में।
विभिन्न कार्यों के लिए समय का ब्लॉक निर्धारित करें कि कौन सा काम कितने समय में आपको करना है। एक निश्चित समय पर काम खत्म कर दे और आपको अनप्लग करने में मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी को सूचित। बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि हम नहीं ध्यान रखते हैं कि कितना टाइम हुआ, तो टेक्नोलॉजी यानी मोबाइल का इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे मोबाइल में हम अलार्म लगा लिए, ध्यान रखिएगा। बहुत बार होता है ना कि काम कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, या लगे रह गए तो लगे रह गए। ऐसा नहीं कीजिए, आप अलार्म सेट कर दीजिए, आप नोटिफिकेशन सेट कर दीजिए कि 6 बजे 6 PM के बाद हमको फैमिली को देना है। तो यहाँ नोटिफिकेशन मोबाइल में आजकल अलार्म सेट होता है, सेट कर दीजिए कि फैमिली टाइम। जैसे 6 होगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप अपना काम छोड़िए और चलिए भैया फैमिली के लिए। ठीक है, मॉर्निंग में हमको क्या करना है अब सेट कर दीजिए, आपको हर बार नोटिफिकेशन आता रहेगा, मैसेज आता है, जैसे अलार्म होता है। तो आप एक जगह नहीं, एक से ज़्यादा बार सेट कर लीजिए कि भैया ये अलार्म बजा, हमारा काम खत्म, हम आप आगे निकलेंगे। दोपहर के भोजन के लिए बाहर जाए, अपने सहकर्मियों यानी अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें, भोजन का आनंद ले, समय निकाले, सचेतना का अभ्यास करें, थोड़ा सा माइंड को ठंडा रखने का, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिटेशन का अभ्यास करें। काम के अलावा किसी ऐसी चीज़ की तलाश करें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। काम के अलावा और क्या पसंद है? बहुत लोग को खेल पसंद है, गाना सुनना पसंद है, तो आप ढूंढिए और जो पसंद है वो जरूर कीजिए। उस काम पर पुनर्विचार करें जो आपको संतुलन के लिए तरसाता है। मतलब उस काम को के ऊपर बार बार आप पुनर्विचार कीजिए, रिव्यू कीजिए, जो बार बार आपको संतुलन बनाने में दिक्कत कर रहा है। संतुलन बनाने में अगर कोई काम दिक्कत कर रहा है तो उसको रिव्यू कीजिए। आप अपने प्रबंधक से संवाद करें, लगातार अपने ऑनर से, अपने मैनेजर से, अपने सीनियर से हमेशा कम्युनिकेट करते रहिए, ताकि वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर आए। और किसी प्रशिक्षक और चिकित्सक के साथ काम करें। जब भी आपको काम करना चाहिए तो कोच ले लीजिए, या थेरेपिस्ट बोलते हैं उसको लोग, उसको ले लीजिए, तो वो आपको सही से सब कुछ बता देगा। तनाव प्रबंधन क्या है और इसके लक्षण बताइए और तकनीक की व्याख्या कीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? तो बोलता है तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, तनाव से आप कैसे निपटेंगे? तो तनाव कार्यों और समस्याओं के प्रति व्यक्ति के शरीर की प्रतिक्रिया है। तनाव कार्यों और समस्याओं के प्रति व्यक्ति के शरीर की प्रतिक्रिया है। हालांकि तनाव से निपटने के लिए कई स्वस्थ तरीके हैं, चाहे वह सकारात्मक तनाव हो नकारात्मक। दो तरह का स्ट्रेस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो आपके शरीर काम और समस्या के प्रति जो आपका शरीर रिस्पॉन्ड करता है उसी को स्ट्रेस बोलते हैं। किसी काम और किसी समस्या के प्रति आपका शरीर, आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्ड करता है उसी को तनाव बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। और इसको स्ट्रेस दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी काम नहीं होता है जल्दी कंप्लीट करना है तो पॉजिटिव स्ट्रेस है, और नेगेटिव स्ट्रेस है बहुत लोड है तो नेगेटिव स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस कैसे हम दूर करेंगे वो देखिए। तो तनाव के प्रति जैविक प्रतिक्रिया, यानी हर व्यक्ति का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसा होता है स्ट्रेस के प्रति, कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है। तो हर व्यक्ति का रिस्पॉन्स ऐसा ही होता है कि वो बहुत टेंशन लेता है, तनाव बहुत ज़्यादा लेता है। और तनाव जब होता है ना तो अलग अलग तरीके के बॉडी में हमारे चेंजेस दिखने को मिलेगा। इसलिए जब बहुत ज़्यादा टेंशन कोई लेता है लगातार, तो देखिएगा वो कोई ना कोई बीमारी का शिकार हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, तनाव से क्या क्या समस्या आ सकती है? हाई ब्लड प्रेशर बन सकता है, डिफिकल्टी स्लीपिंग, सोने में कठिनाई, नींदे नहीं आ रहा है, नींदे गायब हो गया, पेट और पाचन संबंधी समस्या भी तनाव के कारण आता है। ये सब बीमारी हम लोग ले लेते हैं तनाव के कारण। तनाव के कारण इतने सारे बीमारी, छाती में दर्द, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, वीक इम्यूनिटी सिस्टम हो जाएगा, कम काम इच्छा, लो लिबिडो हो जाएगा, चिंता हो जाएगी, अवसाद, बहुत सारा चीज़ हो जाता है। ये सारी समस्याएं खाली स्ट्रेस के कारण आता है। और अगर हम स्ट्रेस नहीं लेंगे तो ये सारी समस्याओं से हम दूर रहेंगे और अच्छे से अपने लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। तनाव प्रबंधन के लाभ, बेनिफिट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव प्रबंधन के कई सकारात्मक लाभ हैं जो किसी व्यक्ति के शरीर और मानसिक भलाई में सुधार कर सकते हैं। इस लाभों में से शामिल है, देखिए क्या क्या। तो अगर तनाव को आप मैनेज कर लेंगे, स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे, तो आपके शरीर में कुछ फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? ये फ़ायदे होंगे, जो ऊपर में प्रॉब्लम था सॉल्व हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। अगर हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे तो मेरा ब्लड प्रेशर ठीक होगा, पाचन संबंधी समस्या भी ठीक हो जाएगी, अच्छा नींद भी आएगा, उसके बाद काम इच्छा भी सुधर जाएगी, उसके बाद स्पष्ट संज्ञान, यानी कोई भी चीज़ को हम समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य भी रहेगा। तनाव प्रबंधन तकनीक, कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज करें? इतना आसान तो नहीं है भाई, टेंशन को कैसे मैनेज करें। तो हमारे यहाँ बड़ा अच्छा तकनीक है कि शाम में 2 घोंट ले लो, टेंशन फ्री। नहीं बोलता है कि बस 2 पैक लेंगे ठीक होगा, नहीं। यहाँ बहुत सारे तकनीक है, शारीरिक तकनीक है। शारीरिक तकनीक मतलब अपने शरीर को ठीक करो, टेंशन अपने आप ठीक हो जाएगा।
तो मॉर्निंग में थोड़ा घूमिए, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए। बॉडी आपका फिट रहेगा ना, सही नहीं बोला जाता है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क को जन्म देता है, और जहाँ स्वस्थ मस्तिष्क होगा सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ठीक हो गया। दिमाग सही नहीं है तो प्रॉब्लम आ रहा है, दिमाग ही सही है मेरा, स्वस्थ मस्तिष्क है तो सारा शरीर ठीक काम करेगा। तो शारीरिक तकनीक है। दूसरा भौतिक तकनीक है। अगर आपको कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है तो बार बार आपके पास बहुत सारे फिजिकल रिसोर्सेस है, जैसे बोलता है ऐसी विभिन्न शारीरिक तकनीक है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है योग, शरीर की स्ट्रेचिंग और मजबूती से जुड़े व्यायाम, बहुत सारे एक्सरसाइज वीडियो ऑनलाइन मौजूद है, आप तो अगर लगता है तो वो कर सकते हैं। आप अपने शरीर के तनाव को दूर करने के लिए 15 मिनट का योग कर सकते हैं, शांत मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मानसिक तरीका भी है, बहुत बार मानसिक तरीका है कि मन से भी बहुत कुछ करना होगा, तो बहुत सारे ऐसे तरीके हमारे पास है कि अपने मन को कैसे शांत रखेंगे। तो या तो किसी अध्यात्म में चले जाइए, किसी गुरु को समझ मान लीजिए कि उसी के पास रहेंगे, भजन कीजिए, जो आपको अपने दिमाग को शांत रखने में मदद करता है वो काम कीजिए। आपको लगता है कि हमको अपनी चेतना को एकदम शांत रख देना है, तो शांत रखने में जो मदद करता है वो काम कीजिए, ठीक है। तो वो आपसे उससे हट सकते हैं। समय प्रबंधन क्या है और इसके लाभ क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है और इसके फायदे क्या है। तो टाइम मैनेजमेंट का फायदा आप जानते हैं, समय अगर हम मैनेज कर लिए कि हमको कब क्या करना है, सुबह उठ के क्या करना है, शाम में क्या करना है, सब सिस्टमेटिक, और हम उसी तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस करने में दिक्कत नहीं आएगा। तो समय प्रबंधन के लाभ क्या है तो देख लीजिए। अगर आप टाइम मैनेज कर लिए तो टेंशन खत्म, तनाव खत्म, आपका एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि काम करने में मजा आएगा। चलो 2 घंटा और करना, उसके बाद चलो घर चलेंगे, उसके बाद हम ये गेम खेलेंगे, ये करेंगे। लक्ष्यों को अधिक कुशलता से प्राप्त करना, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण है उसे प्राथमिकता देंगे, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है उसको प्रायोरिटी देंगे। कम समय में अधिक उपलब्धि हासिल करना, विलंब को कम करना, यानी कम से कम विलंब होगा, आत्मविश्वास बढ़ाना और अपने करियर और शिक्षा को आगे बढ़ाना। तो अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हैं तो टाइम मैनेजमेंट के इतने सारे फायदे होंगे। तो ये हम लोगों का सेकेंड मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो गया। 2 मॉडल पेपर ही इसका आना था और दोनों मॉडल पेपर हम लोग कंप्लीट कर लिए। और इसके बाद हम लोग सेमेस्टर 3 के लिए, अभी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो सेमेस्टर 3 के लिए जल्द ही बैच अनाउंस करने वाले हैं। 8 तारीख को बैच अनाउंस हो जाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं सेमेस्टर 3 में क्लास करना तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।